वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैनेजमेंट। पिछले लेक्चर तक हम लोग लेक्चर 4 तक देखे थे कि आपका इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री कितने टाइप का होता है। तो आपको बताए थे कि इंडस्ट्री बेसिकली आपके सिलेबस में 5 टाइप का दिया हुआ है: इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एग्रो इंडस्ट्री। तो पांचों इंडस्ट्री के बारे में आपको बताए थे, पांचों इंडस्ट्री के एग्जाम्पल को देखे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है सर, चलिए ग्लोबलाइजेशन शुरू करते हैं। तो बात है 1991 की। कब की बात है सर? 1991, 1991 की। इंडिया में एक पॉलिसी आया जिस पॉलिसी को नाम दिया गया LPG पॉलिसी। क्या नाम दिया गया सर? LPG पॉलिसी। देखिए एक बार, 1991 में एक पॉलिसी आया जिस पॉलिसी को LPG पॉलिसी बोला गया। LPG पॉलिसी। अब LPG का मतलब वो नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। यहाँ पे LPG का फुल फॉर्म अलग है। L से होता है लिबरलाइजेशन, P से होता है प्राइवेटाइजेशन और G से होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या बोला मैंने? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में आप सुने होंगे तो लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं सर? उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। उसके बाद आपका जो P है प्राइवेटाइजेशन, इसको बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं सर? निजीकरण। एंड आपका जो G है उस G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं सर? वैश्वीकरण। ठीक है, तो आप लोग के सिलेबस में सिर्फ इसी को जानना है कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण आने से इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया के बिजनेस पे किस तरीके से इफेक्ट डाला, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, उस चीज के बारे में आपको इस टॉपिक में जानना है। ठीक है, लेकिन हम लोग तीनों के बारे में जान लेंगे थोड़ा थोड़ा। उदारीकरण के बारे में जान लेंगे, निजीकरण के भी बारे में जान लेंगे एंड वैश्वीकरण के बारे में तो डिटेल में जानना ही है। ठीक है सर, चलिए। तो आपका ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो ग्लोबलाइजेशन का हिंदी कह दिए वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन कहता है कि ग्लोबलाइजेशन आने से वर्ल्ड के सारे देश, वर्ल्ड के जितने सारे देश हैं, जितने सारे कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं। 1991 से पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो उस केस में इंडिया किसी अन्य कंट्री से व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन और उसके साथ साथ कोई अन्य कंट्री भी इंडिया में आके अपना कंपनी नहीं खोल सकता था, इंडिया के साथ इंडिया में अपना कंपनी नहीं डाल सकता था। लेकिन जब 1991 में LPG पॉलिसी आया तो उस पॉलिसी के बाद से इंडियंस लोग या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के द्वारा जो है किसी दूसरे स्टेट में भी या दूसरे कंट्री में भी अपना कंपनी खोल सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड दूसरे कंट्री वाले भी इंडिया में अपना कंपनी खोल सकते हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम लोग यहां पे क्या समझे कि ग्लोबलाइजेशन आपका क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस आया जिस प्रोसेस के वजह से जितने सारे कंपनीज थे इंडिया में वो वर्ल्ड में भी बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, तो इसके एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे हम लोग तो और ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द डिफरेंट कंट्रीज डू देयर बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू द अदर कंट्रीज। क्या बोला कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में इन विच डिफरेंट कंट्रीज मतलब अलग अलग कंट्रीज डू देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को करता है एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू द अदर कंट्रीज, और अपने सर्विस को दूसरे कंट्रीज को भी प्रोवाइड करता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है और कोई दूसरा देश USA है और USA वाला कोई कंपनी खोला है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो सिर्फ वो अपने कंट्री में ही उस कंपनी को खोल सकता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से वो USA का कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई गूगल का ही कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ही है, तो कोई दूसरे देश का कंपनी है, वो जब ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंडिया में वो अपना कंपनी नहीं डाल सकता था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो उस वजह से इंडिया में अपना कंपनी डाल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपना बिजनेस दूसरे देश में भी करता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट देश में भी करता है। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे कि एक एमएनसी होता है, एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या होता है सर? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज एक ऐसा कंपनीज का फॉर्म होता है जो अपना एक हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में बना लिया, और हेडक्वार्टर एक कंट्री में बनाने के बाद बहुत सारे कंट्री के साथ में अपना बिजनेस करता है या फिर बहुत सारे कंट्री में अपना फॉर्म्स खोल देता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चले तो हमारी इंडियन कंपनी है रिलायंस टाटा, एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो ये जो रिलायंस टाटा कंपनीज है अपना जो मेन हेडक्वार्टर है इंडिया में खोल रखा है, और बहुत सारे देशों में अपना प्लांट डाल के अपने बिजनेस को करता है। तो ये जो अपना प्लांट डाल के अपने बिजनेस को कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो वो इंडियन कंपनी किसी दूसरे कंट्री में अपना कंपनी नहीं खोल सकता था। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल क्या समझे हम लोग कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से डिफरेंट कंट्रीज दूसरे देशों में अपना व्यापार, अपना कंपनी खोल सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटीग्रेट हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेट। वही सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of worldwide integration of manufacturing, economic, financial, cultural, marketing and communication system। मतलब ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट में भी प्रोसेस बोला, सेकंड पॉइंट में प्रोसेस बोला। प्रोसेस के बाद कर रहा है ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन। क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन है। वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि वर्ल्ड के जितने सारे कंट्रीज हैं उसको जोड़ दिया है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से वर्ल्ड वाइड जितने कंट्रीज हैं उसको क्या किया है? जोड़ दिया है। आप इंटीग्रेशन को एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सम अप, मतलब जोड़ना, सम अप। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री को भी जोड़ दिया है। अब उस जोड़ने के बाद क्या क्या उसमें जुड़ा है? तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जुड़ा है, यानी हम इंडियंस कंपनी जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दूसरा कंट्रीज भी जानेगा। फिर इकोनॉमिक फाइनेंशियल के बारे में पढ़ेगा एक कंट्री दूसरे कंट्री के बारे में। कल्चरल, मतलब इंडिया का जो कल्चर है वो दूसरे कंट्री में भी फैलेगा। फिर मार्केटिंग, इंडिया का जो मार्केटिंग है दूसरे मार्केटिंग में ही फैलेगा। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब इंडिया का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए इंडिया का लैंग्वेज हिंदी है और किसी अदर कंट्रीज का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो या फिर कोई भी, जैसे जापान का लैंग्वेज जापानीज है, ठीक है, तो इंडियन कंपनी वहां पे जाएगी तो वो जापानीज सीख जाएगी, और जापानीज कंपनी इंडिया आएगी तो क्या होगा? वो हिंदी सीख जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से सारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज क्या हो गए? एक दूसरे से व्यापार के संबंध में जुड़ गए, और जो व्यापार के संबंध में जुड़े तो बहुत सारे तरीके से वो कल्चरल में जुड़ गए, कम्युनिकेशन में जुड़ गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ गए, फाइनेंशियल जुड़ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर all the countries in the world become interconnected and independent on each other। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार कर सकता है या फिर डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंट्री में जाके अपना कंपनी खोल सकता है। तो वही चीज को और डिफाइन किया है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन, ग्लोबलाइजेशन ऐसे सिचुएशन को फॉर्म कर देता है जहां पे वेयर ऑल द कंट्रीज, सारे कंट्रीज इन वर्ल्ड बिकम इंटरकनेक्टेड, जहां पे वर्ल्ड के सारे कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड इंडिपेंडेंट होते हैं, और क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आएंगे तो आगे कह रहा है कि द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉल्ड एमएनसीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या होता है सर? मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अगर कोई कंपनी बहुत सारे देशों में फैला हुआ है,
अगर कोई कंपनी बहुत सारे देशों में फैला हुआ है तो उस कंपनी को एमएनसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। अब जब वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी का क्या होगा सर? उसका हेड क्वार्टर किसी एक कंट्री में होगा। तो वही चीज कहा भी रहा है कि दीज एमएनसीज आर द जॉइंट फर्म। कौन सा फर्म? जॉइंट फर्म, मतलब एक जुड़ा हुआ फर्म होता है, बड़ा सा फर्म होता है, विथ देयर हेड क्वार्टर लोकेटेड at one country but carrying varieties of business of the business in many foreign countries। मतलब जो कंपनी बहुत सारे बिजनेस को करता है उसको एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी एक जायंट फर्म होता है। कौन सा फर्म होता है सर? जायंट फर्म, मतलब एक बहुत बड़ा सा फर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में बना दिया जाता है और बहुत और अदर कंट्रीज में अपना ये बिजनेस करता है। ठीक है, जैसे अपना रिलायंस है तो रिलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में होगा और जितने सारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, सारे कंट्रीज में अपना बिजनेस ये ऑलमोस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, मतलब इंडियन इकोनॉमी क्या हो गया सर? आपका बहुत इंप्रूव हुआ। तो वही कह रहा है इसमें कि this strategy of globalization had helped in Indian economy a lot and to make India as one of the fastest growing economy। क्या बोला कि ग्लोबलाइजेशन के आने से ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा दिया। फायदा किस फॉर्म में दिया सर? कि पहले सिर्फ इंडियंस इंडिया में कंपनी खोलते थे, व्यापार करते थे, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो दूसरे देश के लोग भी इंडिया में व्यापार करने लगे। इंडिया में जब व्यापार करेंगे तो इंडिया को कैसे फायदा होगा सर? इंडियन गवर्नमेंट को कैसे फायदा होगा? तो व्यापार करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। जितना हाई क्वालिटी में, हाई क्वांटिटी में व्यापार करेंगे, जितना हाई टर्नओवर में व्यापार करेंगे, जितना करोड़ में व्यापार करेंगे, उतना ही ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देंगे और जितना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा इंडियन उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट मजबूत होगा। तो वही चीज क्या बोला इसमें कि ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेल्प हुआ और इंडियन इकोनॉमी आपका बहुत ग्रो किया। ठीक है, इसके साथ दो टर्म को समझ जाइए, फिर हम लोग इसको सम अप कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन के साथ दो टर्म कौन कौन सा आया सर? ग्लोबलाइजेशन के साथ आपके पास दो टर्म आया, लाइबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लाइबरलाइजेशन इसका मतलब होता है उदारीकरण। क्या मतलब होता है सर? उदारीकरण हिंदी में। एंड प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। ठीक है, देखिए, लाइबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब ये दोनों क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप थोड़ा सा जान लीजिए। लाइबरलाइजेशन हिंदी है उदारीकरण। इसको आप और कोशिश करें समझने की तो कुछ इस तरीके से कहता है लाइबरलाइजेशन के बारे में कि जब एलपीजी पॉलिसी आया 1991 में, उदारीकरण जब उसमें ऐड किया गया, तो उदारीकरण के आने से 1991 से पहले जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे इंडिया में कंपनीज को खोलने के लिए, 1991 से पहले अगर कोई कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस डालना चाहता था तो उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। ठीक है, लेकिन जब एलपीजी पॉलिसी आया और एलपीजी पॉलिसी में उदारीकरण आया और एलपीजी पॉलिसी में उदारीकरण के आने से जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता था कंपनी पे, सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। ठीक है, अब जब सारा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा तो उस केस में कोई भी अदर कंट्री का जो कंपनी है वो इंडिया में बिजनेस करना चाहेगा। उदारीकरण का ये मीनिंग है, लिबरलाइजेशन का ये मीनिंग है। दूसरा जो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के बारे में कहता है कि जब प्राइवेटाइजेशन आया 1991 में, निजीकरण जब आया 1991 में, तो उस केस में जो भी कंपनीज खुले इंडिया में उसके इंटरनल मैटर पे, उसके प्रॉफिट में, उसके लॉस में, उसके मैनेजमेंट में आपका इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइवेटाइजेशन कह देते हैं। आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी, देखिए अभी जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, अब
आप सुनते होंगे कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसका क्या मतलब है कि रेलवे के अंदर का जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रेलवे के अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मीनिंग किसका होता है? प्राइवेटाइजेशन का। और उदारीकरण का मीनिंग क्या बताए कि 1991 से पहले जो भी रेस्ट्रिक्शन था कंपनी खोलने में, उदारीकरण लिबरलाइजेशन के आने से उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके थ्योरी को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का थ्योरी है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। देखिए, कह रहा है इसमें कि लिबरलाइजेशन refers to liberalization refers to a relaxation of previous government restriction। क्या बोला? liberalization, उदारीकरण, refers to relaxation। क्या? relaxation मतलब रिलैक्स कर दिया of previous government restriction, मतलब 1991 से पहले जो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था उसे क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया कंपनी को। यूजुअली इन सच एरियाज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, बेसिकली वो इकोनॉमिक के केस में, सोशल के केस में उसको रिलैक्स कर दिया, फ्री कर दिया कि आप अपने कंपनीज को खोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि इट अलाउड द इंडस्ट्रीज टू स्प्रेड देयर बिजनेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना आप कंपनी को इंडिया में स्प्रेड कर सकते हैं, इंडिया में फैला सकते हैं। ये किसका मीनिंग हो गया सर? लिबरलाइजेशन का। सेकंड आपका है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? निजीकरण। निजीकरण में कहता है कि इट रेफर्स टू द नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, मतलब प्राइवेटाइजेशन के आने से कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स में, कहां पे? कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स में नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब कंपनीज का इंटरनल अफेयर्स क्या हो सकता है सर? तो प्रोडक्शन का काम, प्रॉफिट का काम, लॉस होगा, मैनेजमेंट का काम, एडमिनिस्ट्रेशन काम, ये सब सारा काम कंपनी क्या करेगी? खुद करेगी। इस पे गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि प्राइवेटाइजेशन उस कंपनी पे लग गया है। ठीक है, यानी अभी जो भी कंपनीज है आपका, अगर वो कंपनी प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है, तो उस पर क्या लग जाएगा? प्राइवेटाइजेशन का रूल, मतलब गवर्नमेंट उस कंपनी के प्रॉफिट पे, लॉस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि दिस टर्न द पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। प्राइवेटाइजेशन के आने से जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में चेंज होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से था आपका एलपीजी पॉलिसी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक एक उसको समअप कर दे तो लिबरलाइजेशन के बारे में क्या समझे, उदारीकरण के बारे में क्या समझे कि प्रीवियस गवर्नमेंट का जो भी रेस्ट्रिक्शन था उस रेस्ट्रिक्शन को हटा के सारे रेस्ट्रिक्शन को फ्री कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। और प्राइवेटाइजेशन में क्या समझे कि प्राइवेटाइजेशन के आने से कंपनीज पे, जो कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स पे गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब इंटरनल अफेयर्स में आ जाता है आपका प्रोडक्शन, प्रॉफिट, लॉस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ईटीसी। और ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना व्यापार कर सकता है, और जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना व्यापार नहीं कर सकता था। ये तीनों आपका क्या है? एक एलपीजी पॉलिसी है जो कि 1991 में आया था। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, आपको मैं वीडियो पॉज करके नोट करवा देता हूं। देखिए, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन एंड इस नीचे का 1 2 3 4 5 पॉइंट को आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। फिर नीचे एक पॉइंट और है, उसको नोट कीजिए, दिस स्ट्रेटजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। उसके बाद ये वाला लिखिए, ग्लोबलाइजेशन ब्राउट 2 न्यू स्ट्रेटजीज विच हेल्प इंडियन इकोनॉमी
ग्लोबलाइजेशन के साथ में 2 नया स्ट्रेटजी और भी आया जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत हेल्प किया, आप इसको नोट कीजिए। एंड लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, दोनों के थ्योरी को आप नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको पॉज कर करके सारा नोट कर लिए होंगे। पॉज करके नोट करने से फायदा ये होता है सर कि आपको वो समझने के साथ वो याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, नोट्स तो ठीक है, नोट्स हम दे देंगे, लेकिन बेटर है कि आप उसको अपने हाथ से पढ़ने के साथ साथ लिखते चले, जिससे नोट्स भी बनता चला जाएगा और आपको नोट्स बाद में किसी से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या एडवांटेज है और ग्लोबलाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का लगभग 7 एडवांटेज मैंने आपको लिख के दिया है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का 7 एडवांटेज बोर्ड पे है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सारे एडवांटेजेस को समझते हैं, क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। चलिए, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू इंप्रूवमेंट इन जीडीपी ऑफ इंडिया। मतलब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके वजह से इंडिया का जीडीपी इंक्रीज किया। और ऑब्वियस सी बात है सर कि जब इंडिया में कंपनीज ज़्यादा खुलेगी तो कंपनीज ज़्यादा खुलेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, और गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो इन राष्ट्रीय नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी इंक्रीज करेगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे आइए। सेकंड में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हैज शिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। मतलब जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया तो उस केस में इंडियन इकोनॉमी जो पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था और सर्विस सेक्टर में कम इन्वॉल्व रहता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से बहुत सारी फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी तो यहाँ के लोग भी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा मजबूत होने लगे, ज़्यादा शिफ्ट होने लगे, ज़्यादा नॉलेजेबल होने लगे, तो वहाँ पे मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा करने लगे। किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चलिए, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज लीड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। अब आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि इंडिया का जीडीपी बढ़ गया। अब इंडिया का जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ गया, और इंडिया का जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो किसी भी देश का जब इनकम बढ़ता है मतलब देश ज़्यादा मजबूत होता है, देश ज़्यादा पैसा वाला होता है, एंड जैसे ही ज़्यादा पैसा होगा उसके पास वो ओवरऑल ग्रोथ करेगा। तो इंडियन इकोनॉमी भी क्या हो गया? ओवरऑल ग्रोथ किया, एंड वर्ल्ड में अपने पोजीशन को इंप्रूव किया। मतलब वर्ल्ड में जो पोजीशन नीचे था उसको अपने पोजीशन को वो बढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट में कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज आल्सो इंक्रीज्ड इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के आने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी हैज इंप्रूव्ड। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जब आया तो बहुत सारे विदेशी कंपनीज आए, तो विदेशी प्रोडक्ट आए, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सामान आया, और जब ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सामान आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का सामान यूज़ करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहने का जो लिविंग है, रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए छठे और सातवें में क्या कह रहा है सर? छठे में कह रहा है कि द इंडियंस कैन नाउ यूज बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वही फिफ्थ को सिक्स में थोड़ा सा और डिटेल कर दिया है कि इंडियंस जो है वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट को यूज करने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड सेवंथ में कह रहा है कि इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड गुड विल अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के आने से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगा, समझ बढ़ने लगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री को समझने लगे। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था ऊपर में कि कल्चर के वजह से तरीके समझने लगे, फाइनेंशियल समझने लगे, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट की वजह से समझने लगे। तो वही इसके एडवांटेज में भी कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जब आया तो ये
एक दो डिफरेंट डिफरेंट देशों के अंडरस्टैंडिंग को ये इम्प्रूव किया। गुडविल अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज, मतलब एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के बारे में भला सोचे, इसको भी वो इंक्रीज किया। कौन? ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से आपका लगभग लगभग 7 एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। एक बार और मैं रिपीट कर दूं तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहता है, ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव किया, ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडिया के नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई, ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडियन सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया, ग्लोबलाइजेशन के आने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडियंस जो है हाई क्वालिटी का बेस्ट प्रोडक्ट सामान यूज़ करने लगे, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन के आने से कम्युनिकेशन सिस्टम ग्रोथ इंक्रीज हुआ एंड गुडविल हुआ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में गुडविल, मतलब एक दूसरे के बारे में लोग अच्छा सोचने लगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एडवांटेज है किसका? ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसके एडवांटेज को नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। हम लोग देखेंगे अब डिसएडवांटेज। उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेज। तो लगभग इसमें 5 डिसएडवांटेज है। 5 डिसएडवांटेज में क्या क्या कहता है सर, समझिए। फर्स्ट डिसएडवांटेज कहता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड ए डिवाइन इन द इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। ग्लोबलाइजेशन जब आ गया तो इंडिया के कुछ तबके बहुत अमीर हो गए और कुछ तबके बहुत गरीब हो गए, ठीक है। यानी जिसके पास जो पहले से शिक्षित लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ किए, वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा शिक्षा ग्रहण किए, तो उस केस में कुछ तबका बहुत बढ़ गया, कुछ तबका बहुत नीचे हो गया। और पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज इंडिया में नहीं थे, तो सब इंडिया के टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ते थे। लेकिन जब वो आया तो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज़ के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे, तो इंडिया में फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे डिवाइन हो गया, मतलब डिवाइड हो गया इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन डाउनफॉल ऑफ सेवरल इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। मतलब ग्लोबलाइजेशन जब आया तो इंडिया का अपना जो इनफॉर्मल सेक्टर था, कहने का सेंस कि जो भी छोटे छोटे उद्योग काम करते थे, जो भी छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग थे, उसका धंधा क्या हो गया सर? चौपट हो गया। क्योंकि लोग अगर एक ही दाम में उससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो उस इंडियन प्रोडक्ट को नहीं खरीद के वो विदेशी प्रोडक्ट को खरीद लेते थे। तो इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब इंडिया का जो अपना छोटा छोटा उद्योग था वो बंद पड़ गया, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन पुअर हेल्थ, सोशल लाइफ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय। ग्लोबलाइजेशन के आने से हेल्थ पुअर हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पुअर मतलब लोग ज़्यादा बीमार पड़ने लगे, लोग हाई क्वालिटी का सामान यूज़ करते थे तो उसमें उस अनुसार से केमिकल भी यूज़ किया जाता था, लोगों का हेल्थ पुअर होने लगा। सोशल लाइफ कम हो गया, लोग अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने लगे। वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स कैन रिजल्टेड इन एक्सीडेंट एंड अदर सेफ्टी इशूज। मतलब लोग लंबे लंबे समय तक काम करते थे तो एक्सीडेंट की संभावना ही बढ़ने लगी एंड और बहुत सारे इशूज भी आने लगे, ठीक है। एंड लास्ट कह रहा है कि द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हैज लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन लीड टू पुअर हेल्थ। मतलब ग्लोबलाइजेशन जब आया तो कंपनी ज़्यादा खुलेगी तो मशीन भी ज़्यादा यूज़ होंगे, ईंधन भी ज़्यादा यूज़ होंगे, और ईंधन के ज़्यादा यूज़ होने से आपका एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, उस अनुसार से पोल्यूटेड होगा। तो कंपनी ज़्यादा खुलने लगी, ईंधन ज़्यादा यूज़ होने लगा तो एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होने लगा। यानी ग्लोबलाइजेशन के आने से पोल्यूशन क्या हो गया, इंडिया में बढ़ गया, और जब पोल्यूशन बढ़ गया तो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ पे भी क्या किया, वो दुष्प्रभाव डाला कि पोल्यूशन बढ़ेगा तो हेल्थ भी क्या होगा, खराब होगा, पुअर हेल्थ होगा। तो इस तरीके से आपका 4-5 डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। बट डिसएडवांटेज के तुलना में एडवांटेज इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिसएडवांटेज को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप समझ गए होंगे।
वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सब्जेक्ट का एक लास्ट यूनिट बचा है, इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को फोन मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।